स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा और डीएसई तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 विशेष पत्र 2 खंड ख। इसके तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। राष्ट्रभक्ति, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श एवं मानवीयता के अनुभूति अपने काव्यों के माध्यम से कराने वाले ऐसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने तथा माता का नाम कौशल्याबाई। उनके तीसरे संतान के रूप में मैथिली शरण गुप्त उनके घर आए। शिक्षा बचपन की चिरगांव में हुई और बाद में मैकडोनल हाई स्कूल से इन्होंने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से खेलकूद में विशेष लगाव रहने के चलते इनकी पढ़ाई अधूरी रही और घर पर ही रहकर मुंशी अजमेरी के देखरेख में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का में विस्तृत अध्ययन किया और उसके साहित्यों का अध्ययन किया। इनके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर इन्हें कहा जाए तो दादा के नाम से विख्यात हैं, दादा के नाम से जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। 12 वर्ष की उम्र में ही ब्रज भाषा में कनकलता नाम से यह कविता रचना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनके काव्य का विषय रामायण, महाभारत, बौद्ध दर्शन इत्यादि रहा है। इसके विभिन्न पात्रों के माध्यम से इन्होंने अपने काव्यों को सुदृढ़ किया है, उनके जीवनियों को ऊपर लेकर, उनके चरित्रों को लेकर। इनके काव्य में निखरता तब आती है जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आते हैं और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका, उसमें की प्रतिष्ठित पत्रिका थी सरस्वती, उसमें छपनी प्रारंभ होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त अपने गुरु भी मानते हैं। 1931 में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आ गए। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। राष्ट्र कवि का उपाधि महात्मा गांधी ने इन्हें दिया था। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते इन्हें जेल जाना पड़ा। कुछ समय झांसी के जेल में रहे, बाद में आगरा जेल रहे, लेकिन इनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ तो 7 माह के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। 1952 से लेकर 1964 तक मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के नामित सदस्य भी रहे। उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा भी डीलिट की उपाधि प्राप्त की गई तथा वहीं पे वह मानद प्राध्यापक के रूप में भी नियुक्त किए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में। 1963 में इनके छोटे भाई
और वो भी राष्ट्र काव्यधारा के एक महत्वपूर्ण कवि थे, सियाराम शरण गुप्त। उनका निधन हो जाता है, जिससे इनको बहुत गहरा आघात पहुंचता है और उस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसी के पीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते 12 दिसंबर 1964 को इनका हृदयघात होने से इस दुनिया को अलविदा कह गए मैथिली शरण गुप्त। यानी 78 वर्षों तक लगातार इन्होंने 78 वर्ष के जीवन में जो काव्य के रूप में हमारे सामने दिया है वह अविस्मरणीय है और हिंदी साहित्य को वह समृद्ध करती है। अगर हम रचनाओं की बात करें, इनकी कृतियों की बात करें, तो पहला रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1932, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुष 1940, कुणाल गीत 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। ये उनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगर हम पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो हिंदुस्तान अकादमी द्वारा इन्हें 1935 में 500 रुपए का पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पुरस्कार जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रदान किया जाता है, यह 1937 में मिला इनकी कृति साकेत के लिए। साहित्य वाचस्पति पुरस्कार 1946 में, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुए 1954 में। इस तरह से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व भारत के साहित्य में केवल साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि पाठक के लिए, और पाठक के लिए ही नहीं कहें कि भारत के जन जन के लिए काफी उपयोगी है। अगर हम इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो गुप्त जी के काव्यों में हम अगर प्रमुख रूप से दृष्टि डालें तो इनके काव्यों में कुछ करीब 6-7 प्रकार की विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक एक कर हम उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इनके काव्यों में जो झलक मिलती है राष्ट्रीयता के और गांधीवाद का। इनके जीवन में इन दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, गांधीवाद का और राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता तो कूट कूट कर भरी ही थी, जैसे भारत भारती उनकी रचना हम देखते हैं, उसमें राष्ट्रीय काव्य धारा जो नवीनतम आंदोलन चला उसमें इनकी ये पुस्तक काफी सराहनीय भूमिका निभाई थी और काफी लोगों की प्रेरणा स्रोत रही थी। भारत भारती अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त भी कर दिया था। इनके जीवन में महात्मा गांधी का भी प्रभाव पड़ा, यानी राष्ट्रवाद और गांधीवाद दोनों विचार से प्रेरित इनके काव्यों में दर्शन होते हैं। राष्ट्रीयता के प्रदर्शित करने वाली उनकी एक कविता की पंक्ति अगर हम लोग देखेंगे तो लिखते हैं भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यह वही ऋषि भूमि है।
हमारा भारत देश है। यानी भारत के विशेषताओं के बारे में समस्त देशों से अग्रणी, जहाँ हिमालय की विशालता है तो गंगा जल की पुण्यता है, पवित्रता है, वह देश ऋषि मुनियों का है। कौन है? तो भारतवर्ष है। इसकी विशेषता बताते हैं। दूसरे रूप में देखें तो इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति की महत्ता भी दिखाई देती है। अपने साहित्य में इस विशेषता के चलते उन्होंने भारतीय संस्कृति के कई नर नारी के चरित्रों को लेकर के अपने काव्य का उन्होंने विषय बनाया। जैसे अगर हम देखें तो जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, वक संहार आदि इस तरह के अनेक काव्य हैं उनके, जो नर नारियों के राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति के चरित्र को लेकर के गढ़ा गया है। तीसरे रूप में अगर देखें तो दार्शनिकता भी दिखलाई देती है इनके काव्यों में। गुप्त जी के काव्यों में दार्शनिक चिंतन के जो प्रमुख तीन आयाम हैं, ब्रह्म, जीव और जगत, ये तीनों के दर्शन होते हैं। इसको उनके काव्यों में इसके विस्तृत वर्णन है। साकेत में लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त, राम के माध्यम से साकेत में कहलवाया है उन्होंने कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी भारत भूमि को ही मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ, स्वर्ग से कोई विशेष संदेश लेकर के यहाँ पर नहीं उत्पन्न हुआ। यह दार्शनिकता है। दार्शनिकता की पकड़ उनके काव्यों में दिखलाई देती है। आगे अगर हम बढ़े तो रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता भी दिखाई देती है। यानी उनके काव्यों में रहस्य और आध्यात्मिक दोनों का भी मिश्रण दिखाई देता है। इसका कारण यह रहा कि गुप्त जी का परिवार वैष्णव परिवार था और उनके घर में हमेशा भजन, कीर्तन, रामायण, गीता का पाठ हुआ करता था। तो बचपन में जो उनके अंदर बीज पड़ा वह आध्यात्मिकता से सराबोर था। तो कहते हैं कि नींव में जो पत्थर पड़ता है, नींव जैसा जितना मजबूत होता है या जिस तरह का नींव पड़ता है, आगे महल उसी तरह का तैयार होता है। तो बचपन का जो बीज इनके मन मस्तिष्क में पल गया था, बड़े होने के बाद तो और राममय बन करके निकला और इनके काव्यों में, इनके कृतियों में उसका प्रस्फुटन दिखलाई देता है। रसवादिता भी दिखलाई देती है। साकेत में लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। इसमें अध्यात्म भी है और रहस्य भी है ये पंक्तियों में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके काव्यों में रहस्यात्मकता, आध्यात्मिकता भी है। आगे कड़ी देखें तो उनके काव्यों में नारी मात्र की महत्ता प्रतिपादित होती है। नारियों की दुखात्मकता या उसको कहें कि दुर्व्यवस्था का वर्णन भी इन्होंने अपने काव्यों में किया है। उनके प्रति सहानुभूति उनके कृतियों में दिखलाई देती है। इनके नारियों के प्रति सम्मान को ही दर्शाती हुई इनकी एक कविता हम पढ़ सकते हैं। नारियों के प्रति जो नारी की एक विशेषता रही है, नारियों की इज्जत को नारियों को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने लिखा और नारियों की विशेषता, मानवता, मानवीय हृदय, करुण हृदय को व्याख्यायित करते हुए लिखा कि हाय अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आगे बढ़ते हैं तो हम पति वियुक्त नारी का भी वर्णन देखते हैं इनके काव्यों में। 3-4 काव्य के तो इनके विषय ही रहे हुए हैं, जिसमें वियोगिनी पात्रों को लेकर के और उसके पीड़ा को दर्शाया है इन्होंने अपने उन काव्यों में। जैसे साकेत में हम देख सकते हैं उर्मिला को लेकर के, जशोधरा में देख सकते हैं जब महात्मा बुद्ध चले जाते हैं
घर छोड़कर महात्मा बुद्ध, तो उसके बाद यशोधरा की स्थिति को उन्होंने बड़े मार्मिक रूप से दर्शाया है। यहाँ साकेत में उर्मिला के चरित्र को, जो मैथिली महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर उन्होंने रचा था। इसी तरह से हम देखें तो विष्णुप्रिया में भी दिखलाई देता है। यानी पति वियुक्ता नारी, जिसके पति शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ करके अपने पथ पर चले गए हैं, और अकेले जीवन में वह क्या कर रही है, कैसे घटित होती है जीवन, उसके विषय, उसके दर्द क्या है, उसको लेकर के इन्होंने लिखा है। आगे हम बढ़े तो देखते हैं कि प्राकृतिक वर्णन भी इनके काव्यों में दिखलाई देते हैं। काव्यों की विशेषता है इनकी प्राकृतिक वर्णन। प्रकृति के सुंदर और मनोहर दृश्यों का वर्णन इनके काव्यों में सहज रूप से देखा जा सकता है। खास करके अगर हम पंचवटी की बात करें, इनके जो काव्य है पंचवटी, उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। तो इस तरह से देखते हैं कि प्राकृतिक वर्णन और प्राकृतिक चित्रण भी उनके काव्यों में दिखलाई देते हैं। अगर हम इनके काव्यों की भाषा की बात करें तो इनके काव्य में मुख्य भाषा तो काव्य की रही है खड़ी बोली हिंदी ही, लेकिन इनके काव्यों में तत्सम शब्दों को लेकर प्रयोग बहुत ज्यादा किया है इन्होंने। तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज्यादा है, इसलिए संस्कृत निष्ठ हिंदी उसको हम कह सकते हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसके साथ ही कहीं कहीं प्रांतीय भाषा भी दिखलाई देती है इनके काव्यों में। तो इस तरह से भाषा की अगर बात करें तो भाषा भी इनकी समृद्ध है और सुगम्य है, जल्द से लोगों को पहचान बना लेती है, भाषा लोगों के हृदय में अपनी स्थान बना लेती है। ये इनकी भाषा की विशेषता रही है। शैलियों को अगर हम देखें तो इनके काव्यों में जो प्रमुख रूप से शैलियाँ प्रयुक्त हुए हैं, उसमें इतिवृत्तात्मक शैली, विवरण शैली, गीति शैली, मिश्रित शैली इत्यादि का अवलोकन हम इनके काव्यों में देखते हैं। इनकी शैलियों की विशेषता ये है कि इसमें इनका स्वयं का व्यक्तित्व झलकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में चर्चा किया राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके साहित्यिक विशेषताओं पर। उपयुक्त विवरणों पर अगर हम दृष्टिपात करें, जो पहले हम लोगों ने चर्चा किया, तो हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जो राष्ट्रीय जागरण के साथ लोगों के अंदर रामायण महाभारत के दर्शन को भी जगाने का उन्होंने काम किया है। विभिन्न पात्रों के माध्यम से देश के अंदर, लोगों के अंदर देशभक्ति, नैतिकता, आदर्श, मानवता और वैश्विक दृष्टि के रूप में, वैश्विक दृष्टि रखने वाले के रूप में दर्शन होता है हमें मैथिली शरण गुप्त का। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व और कृतित्व हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि पाठकों के भी हृदय में राष्ट्रभाव और मानवता को स्थापित करने का कार्य करता है, और यह राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपने देश के प्रति अभिमान, स्वाभिमान, मानवीय मूल्य इत्यादि को स्थापित करने में इनके काव्य और इनका जीवन हमें सार्थक दिखलाई देता है। तो आज के दिन बस इतना ही।